रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज हमजा जब मैं आ रही थी, और वैसे तो लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान भी ये फ़र्क एग्जिस्ट करता है। लाहौर में आप जाएँ ना तो वहाँ पर, इस्लामाबाद में आप जाएँ तो वहाँ पर आपको दरख्त मिलेंगे, ज़्यादा लगेंगे, ग्रीनरी मिलेगी, रोड्स निस्बतन साफ़ मिलेंगी, घरों के बाहर निस्बतन बेहतर जो है सूरत हाल होगी। यहाँ पर लाहौर में मैंने देखा है कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, घर है उसके बाहर ही कूड़ा रखा हुआ है, वहाँ पर बाहर झाड़ झनकार भी है, कोई हम उसे उस तरह से लुक आफ्टर नहीं करते। लगता नहीं कि ये घर के रहने वाले ये समझते हैं कि हम बाहर की ये जो पोर्शन है ये भी हमारा है। बिल्कुल, उसको अपना हिस्सा ही नहीं समझते हैं, बाहर रख देते हैं, जिम्मेदारी अदा होगी, अगर उठा लिया गया तो उठा लिया गया, नहीं उठाया गया तो बिखरा होगा। वही बिल्लियाँ और जो मतलब के गली में फिरते हुए कुत्ते होते हैं, वो जब अंदर मुंह मारते हैं वो फैला होता है, यही गंद है जो हम समझते हैं हमारे घर का गंद नहीं है, और असल में गंद हमने फैलाया होता है। और बहुत सारे लोग तो इतने स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो आराम से कूड़ा जो है ना पड़ोसी के घर के सामने रख देते हैं। और फिर बाजू का जिस पे लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं। अच्छा, आप बिल्कुल वैसे इधर से मुझे याद है, जैसे कुछ खा रहे होते हैं ना लोग, तो बड़े समझदार होते हैं, जो अपनी हड्डियाँ होती हैं वो दूसरे के सामने रखते जाते हैं कि लगे कि ये तो उसने खाया, मैंने खाया नहीं है। हमजा अगर बाहर जाए ना, जिसमें बाहर का कोई मुल्क आप ले लें, इंक्लूडिंग टर्की, इतनी खूबसूरत उनके मोहल्ले हैं। जब हमारे अंदरून के मोहल्ले में आप जाएं तो आपको कैसा एक अजीब से घबराहट सी होती है, वहशत ये हम किधर आ गए हैं अब ऐसा लगता है। हालांकि वो इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर है, उतनी ही तंग गलियां होंगी, उसी तरह के नज़दीक घर होंगे, लेकिन उन्होंने इतना सजावट की होती है। हर तुर्की की खास तौर पे हर घर के बाहर एक प्याला रखा होगा, जिसमें बिल्लियों को तो इतना कोई VIP ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं ना, वो तो वहाँ पे ऐसे शाहाना अंदाज में फिर रही होती हैं। तो यहाँ पर हम क्यों नहीं कर सकते? कुछ सजाया होगा, कुछ उन्होंने वहाँ पर पौधे लगाए हुए होंगे, और उनको हमारे से कम ज़रूरत है, हमें ज़रूरत भी इन चीज़ों की उनसे ज़्यादा है। और फिर यही वजह है कि अगर हम किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ पे हम देखें कि बड़ा खूबसूरत है, वेल मेंटेन्ड है, तो हम कहते हैं यार ये तो पाकिस्तान ही नहीं लगता। और वाकई नहीं लगता, हमें यकीन नहीं आता कि यहाँ पर भी हो सकता है। सो लेट्स जैसे कहना चाहिए प्रॉमिस, आज जुमातुल मुबारक का दिन भी है, सफाई निस्फ़े ईमान भी है, कि हम इस निस्फ़े ईमान को अपनी ज़िंदगी का भी हिस्सा जो है कम से कम बनाएंगे, और अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को भी साफ़ रखना और खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। अब जब हम टूरिज़्म को इन्वाइट करने की बात करते हैं ना हमजा, तो हमें अपनी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है कि हमारे शहर, हमारी स्ट्रीट्स, हमारे इलाके, हर चीज़ उसमें खूबसूरती हो, उसमें नफासत हो, उसमें कम से कम जो है कोई देख के हमें ये ना कह सके कि कैसे गंदे लोग हैं, कैसे बुरे लोग हैं, और वो जब जाएं वो कहें कि पाकिस्तान तो इतना साफ़ है। पाकिस्तान के बारे में जो बातें की जाती हैं बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और इस चीज़ को हम ही तब्दील कर सकते हैं और तब्दील करेंगे। अब हम बढ़े टॉप स्टोरीज की जानिब। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। अवाम को जलसों में बुलाने वाले PP कायद ने खुद को करंतना कर लिया। आज बहन बख्तावर की मंगनी में शिरकत सवालिया निशान बन गई। सियासत के रंग निराले, पहले कोरोना का राग अलापने वाली अपोजिशन जमातें अब जल्द से खेलने लगी। PDM के बाद जमाते इस्लामी भी सियासी पिंडाल सजाने पर बज़िद। पाकिस्तान में पहली मर्तबा चरना जजीरे पर कोरल यानी साहिली मरजान की ब्लीचिंग देखने को मिली है। WWF पाकिस्तान ने ब्लीचिंग को साहिली हयात और समंदरी तगय्युरात के हवाले से संगीन खतरा करार दे दिया। हुकूमत से जजीरे के कुछ इलाकों को मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया करार देने की अपील। मौसम कोई भी हो, कश्मीरी खानों की रिवायात सदियों पुरानी। मुख्तलिफ खानों का मुरक्कब वाजवान कम अज कम 32 डिशेस पर मुश्तमिल, जिनमें गोश्ताबा, तबक मास्त समेत दूसरी बहुत सी लजीज डिशेस होती हैं। तो जी जनाब, सबसे पहले बात कर लेंगे उसी चीज़ की जिसका सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को ख़तरा है, और उससे जुड़ी ये खबर कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी
अपनी बहन की मंगनी से सिर्फ एक दिन पहले कोरोना में मुब्तला हो गए। टेस्ट उन्होंने इसलिए करवाया था कि उन्होंने उस तकरीब में शिरकत करनी थी और जितने मेहमान थे उनको ये कहा गया था कि रिपोर्ट लेके आइएगा। और उसके अलावा भी हमजा एक तवातर के साथ खबरें आ रही थी, उनके सियासी मशीर सोमरो जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए थे और उनके बहुत सारे इर्द गिर्द मौजूद गार्ड्स और लोग जो उनका स्टाफ है वो भी कोरोना में इस वक्त मुब्तला हो चुका है। और इसमें इस वक्त जैसे कहना चाहिए ना, आयरनी ये है कि अवाम को जलसों में बुलाने वाले बिलावल ने खुद को करंटीना कर लिया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सोशल मीडिया पे ये ज़रूर कहा है कि वो तो क्वारंटीन रहेंगे लेकिन अवाम जो है मुल्तान के जलसे में ज़रूर शिरकत करें। उन्होंने ये कहा है कि उनमें मामूली इलामात हैं। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के जलसे से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। उधर कोरोना मस्बत आने के बाद बिलावल भुट्टो की आज अपनी बहन बख्तावर की मंगनी में शिरकत जो है वो सवालिया निशान बन गई है। अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो इसमें शिरकत ना करें, कुछ जगहों से यकीनी खबरें आ रही हैं, लेकिन इस बारे में क्या है हम जानने की भी कोशिश करेंगे। और दावतनामे में तमाम जो मेहमान हैं उनको तकरीब में शिरकत से 24 घंटे कबल कोरोना के मनफी टेस्ट की कॉपी भी बिलावल हाउस देने का कहा गया था। और अब ये भी बताया जा रहा है कि निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज आसिफ अली जरदारी भी तकरीब में सिर्फ कुछ देर के लिए शिरकत करेंगे। और दूसरी जानिब कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर पीपल्स पार्टी की गिरफ्तार साबिक MNA मूसा गिलानी की ज़मानत भी मंजूर कर ली गई है और उनको भी ये कहा गया है कि SOPs पर कुछ अमल करें। खैर, मुल्क में जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर है वो तो बहुत तेज़ हो गई है और मुसलसल दूसरे रोज़ भी 3000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और सरकारी आदादो शुमार की हम बात करते हैं, गुज़श्ता 24 घंटों में 40 अफराद कीमती जाने हमसे दूर हो गई। बिल्कुल, और अगर ज़्यादा उसकी तफसील में हम जाएं तो 1418 मरीज़ सेहतयाब भी हुए हैं। सो ये हमें एक होप भी ज़रूर रखनी है। वो सब लोग जो इसका शिकार होते हैं, मैंने ये भी देखा हमजा, लोग डर रहे हैं, लोग ये बता भी नहीं रहे कि उनको वो इन्फेक्ट हो गए हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो इसको छुपाएं और अलामात बहुत सिवियर होने पर भी वो ये कन्फेस नहीं करते कि उनको ये अलामात काफ़ी अरसे से जारी थी, वो उसको भी कवर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना करें, अब माइल्ड भी सिम्टम्स हैं रिपोर्ट करें ताकि आपको मदद दी जा सके, क्योंकि लोग सेहतयाब भी हो रहे हैं। इस दौरान 3306 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद फाल केसेस की तादाद जो है इस वक्त मुल्क में 43,963 तक पहुंच गई है। और 24 घंटे की अगर बात करें तो कोरोना मस्बत आने की शरह 7.1% मुसलसल बढ़ रही है। बिल्कुल ऐसे ही। और कराची के सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए ICU में सिर्फ 215 बेड्स बाकी रह गए हैं। मगर अपोजिशन की हम बात कर रहे हैं, हालात की संगीनी का अंदाज़ा नहीं है जो जलसे करने पर अड़ी हुई है। हुकूमती पाबंदियों के बावजूद PDM मुल्तान और लाहौर में सियासी अखाड़ा सजाने पर इसरार कर रही है। सो इस हवाले से हम मज़ीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद साहब। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फैसल जावेद साहब, फरमाइएगा, कोरोना वबा में हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत आ रही है, ऑपोजिशन जलसे करने पर बज़िद है, लेकिन एक नेशनल रिकन्सिलिएशन की जितनी ज़रूरत अब महसूस की जा रही है पहले कभी नहीं थी। इसके लिए कोई एफर्ट्स, कोई कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता हालात बेकाबू हो गए तो जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, इनके जलसों से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी इन्होंने जलसे किए हैं, इससे हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में ये जो सेकंड लहर आई हुई है ये बहुत खतरनाक है और इसके ऊपर पूरी तरह से NCOC ने हदायत जारी की हैं। इस पे अदालत का भी हुक्म है। ये इस वक्त जलसे करना किसी सूरत, ये जो अवाम की जानों को खतरे में डाल रहे हैं, ये अवाम की जानों को खतरे में डाल रहे हैं। खुद ये बैठे हुए हैं कि जो हम वीडियो लिंक पे करेंगे, अल्लाह इन्हें सेहत दे, लेकिन लीडर वो होता है जो फ्रंट से लीड करता है, इस तरह थोड़ी होता है। और फिर जबरदस्ती लोगों को बसों में, वैगनों में भर भर के जबरदस्ती लाते हैं। ये जो कहते हैं कि लोग आ जाए, जिसका आना है आज, जिसका नहीं आना नहीं आए, इस तरह नहीं होता। आप लोगों को जबरदस्ती अपने जलसों में लेके जाते हैं और ऐसी सूरत हाल में जलसे करना किसी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं और इससे इज्तनाब करना चाहिए इनको। और अब तो केसेस इतने बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। फैसल जावेद साहब, पीपल्स पार्टी सिंध में ताजिरों के कारोबार बंद करने की तो बात कर रही है, वो बंद किए भी जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने भी कोरोना होने पर खुद को करंटीना कर लिया। इसी तरह मरियम नवाज के हवाले से कहा जा रहा है कि दादी की ताज़ियत के लिए आने वालों से वो मुलाकात नहीं कर रही हैं, जो कि बेहतर चीज़ है, नहीं करनी चाहिए, हमें ख्याल करना चाहिए। दूसरी जानिब अवाम को लेकिन जलसों के लिए इकट्ठा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप जलसों में आए। इस रवैये पर आप क्या कहेंगे कि ये रवैया कैसा है अपोजिशन का?
हमेशा इन्होंने लोगों को नुकसान पहुंचाया। जब इक़्तिदार में थे तब भी नुकसान पहुंचाया है। अपने आप को तो बहुत ज्यादा अमीर किया है, अपनी बैरून मुल्क जदादें बनाई हैं, सब कुछ किया, अपने हालात बेहतर किए, लेकिन अवाम को लूटा, करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, अवाम को नुकसान पहुंचा, और अब फिर अवाम को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्हीं लोगों को जबरदस्ती जलसों में लेके आ रहे हैं और खुद जो है ना ताज़ियत के लिए लोगों को कबूल कर रहे हैं, ना ही अपनी मंगनी पे लोगों को कबूल कर रहे हैं, कह रहे हैं जी टेस्ट कराते हैं, और खुद वीडियो कॉल पे बैठे हुए हैं। तो ये किसी सूरज आश्कार है सारी चीज, इनका दोगलापन। जब पहला लहर आई थी उस वक्त ये किस तरह से चीखें मार मार के कहते थे कि जी लॉकडाउन करें, बंद करें, सब कुछ बंद करें, लोगों की जानों को खतरा है। आज दुनिया इमरान खान की हिकमत अमली की तारीफ कर रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इमरान खान को दावत दी कि आके पूरी दुनिया को बताएं कि क्या स्ट्रेटेजी थी पाकिस्तान की। तो बजाय इसके कि गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि ये लोगों की जानों को खतरे में डालें, इन्हें चाहिए थोड़ा सा इंतजार कर ले, बाद में जलसे कर लें, बाद में हालात बेहतर होंगे, बाद में जितने मर्जी जलसे कर ले। लेकिन अब जो ये कर रहे हैं, ये जलसे करके लोगों की जानों को जो खतरे में डाल रहे हैं, कुछ हुआ इसकी जिम्मेदार ये सारी पीडीएम होगी। ठीक है, लेकिन ये तो कंसेंसस मौजूद है, हुकूमत ने भी और अपोजिशन ने भी सेनेट और कौमी असेंबली के इजलास जो है वो भी कैंसिल कर दिए हैं, जहां पर बैठकर अवाम के फैसले करने हैं, वहां पे सब इत्तफाक राय है। आप भी सिर्फ टेलीविजन पर ही इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप हुकूमत भी संजीदा है, तो क्यों नहीं कॉल दी जाती है एक नेशनल कंसिलिएशन मीटिंग की, कि जहाँ पे आप बैठकर एक दूसरे को कायल करने की कोशिश करें और गिले शिकवे जो है उन्हें दूर करें, ताकि एक पॉलिसी अपनाई जा सके। क्योंकि अगर अपोजिशन इत्तेहाद जलसों से बाज नहीं आता तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? क्या ताकत इस्तेमाल की जाएगी या गिरफ्तारियां की जाएंगी? बिल्कुल, हम पूरी तरह से कानून का पे अमल दरामद कराने के लिए हम पूरी तरह से जाएंगे। कानून हरकत में आएगा। हमने इन्हें बहुत दफा समझाया है, वार्न किया है, बताया है इनको। इस वक्त कोई ऐसा बंदा, इनकी अपनी पार्टियों से लोग फोन करके कह रहे हैं कि जी किसी तरह से इनको समझाएं, लेकिन ये समझ ही नहीं रहे। और अब आप देखिएगा एक और चीज होने लगी है, क्योंकि इनके अपने अंदर भी वो केसेस आ रहे हैं, लीडरशिप के अंदर भी पॉजिटिव हो रही है। अल्लाह सबको सेहत दे, जल्द सेहतयाब हों। ये मेरा ख्याल है कि आगे जाके ये जल्द से अपने कैंसिल करेंगे। फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, आप सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। फरा सियासत के रंग बहुत निराले हैं। कल जो लोग कह रहे थे कि जी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, बहुत देर की जा रही है लॉकडाउन करने में, आज वही कोरोना के खिलाफ जलसे कर रहे हैं, कोरोना के खिलाफ, और वो जलसे कोरोना के हक में हो रहे हैं। इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट। इसलिए कि भी जैसे फैसल जावेद कह रहे थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान स्ट्रैटेजी डे 25 नवंबर को बाकायदा पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया कि बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी। और वो क्या थी? हुकूमत ने एक कॉल दी कि सब कुछ बंद करना पड़ेगा और लॉकडाउन किया गया। भले वो ट्रांसपोर्टर्स थे, भले वो ताजिर थे, भले वो स्कूल थे, दुनिया की कोई कारोबार था, सब चीज़ें बंद की गई। लेकिन फिर आवाम का ख्याल करते उसे खोला गया। अब क्या हो रहा है? ताजिर कह रहे हैं हम नहीं बंद करेंगे, अपोजिशन रहनुमा कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, और अब एक 11 जमाती इत्तेहाद पीडीएम के जो जलसे चल रहे हैं उसके साथ साथ उस पर हुकूमती पाबंदी है, उन्होंने भी अहकामात हवा में उड़ा दिए। और अब जमात इस्लामी भी पीछे नहीं रही है। शेड्यूल के मुताबिक उन्होंने लोई देर में अपना जलसा करने का ऐलान कर दिया है। और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम कहते हैं महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ जारी मुहिम के तहत जमात इस्लामी इतवार को लोई देर में चौथा एहतजाजी जलसा करेगी। अब इन्हें कौन बताया? अवाम बचेगी तो महंगाई और इश्यूज जो है ना वो उनका सामना करेंगे। तो जब जान ही नहीं बचेगी तो फिर कौन सी महंगाई और कौन से मसले? यही कह रहे हैं ना, जमात इस्लामी ने कहा है कि जी कि अवाम को मुनज़्ज़म करने का हमने फैसला कर लिया है, ताकि हुकूमत पर ये दबाव डाला जाए कि मसाइल के हल के लिए मुखलिसाना कोशिश करें या घर जाने के लिए तैयार हो जाएं। आपको हम ये याद करवा रहे हैं कि मुल्क में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने ना सिर्फ जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगाई है, बल्कि अपने जलसे भी
भी मुलतवी कर दिए थे। और अब अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि जी कि वो लोग भी तो मिलते हैं, वो लोग भी रैलियाँ निकालते हैं, कोई मुख्तलिफ कन्वेंशंस होते हैं वो मुनक़िद किए जाते हैं, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं। अब जमात इस्लामी को आखिर क्या हुआ, इसी पर बात कर लेते हैं। सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बलोच साहब अस्सलाम वालेकुम। PDM की तरह जमात इस्लामी भी जलसों पर हुकूमती पाबंदी को मुस्तरद कर रही है, क्या इस हवाले से जमात इस्लामी का मौक़िफ़ भी PDM वाला ही है कि अवामी इज्तिमात कोरोना फैलाने की वजह नहीं बनते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो जलसा हैं, आम जलसे हैं, वो तो ओपन एयर में होते हैं। ये किसी बंद हाल में नहीं होते, किसी बंद जगह पे नहीं होते। और ख़ुद हुकूमत ने जो SOPs बनाई हैं शादियों के हवाले से भी ओपन एयर के लिए उन्होंने कहा है कि खुली जगह पर किए जा सकती हैं। तो सियासी जलसे जो हैं वो तो वैसे भी एक खुली जगह पर ही मुनक्किद होते हैं। ठीक, अब उसे एक कोरोना की आड़ में या उसका बहाना बना के जो अपोजिशन जमातों का हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज है उसको रोकना या उस पर बंदिश लगाना या उसके लिए कदगने खड़ी करना, ये तो एक सरासर गैर सियासी अमल है। अपोजिशन जमातें भी इसी माशरे में रहती हैं, इन्हीं हालात में रहती हैं और आवाम की खिदमत भी हम करते हैं। तो हमें अच्छी तरह मालूम है कि भी किस तरीके से ये तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जानी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि आम जलसे जो हैं कि जब ओपन एयर में हो रहे हैं, खुली जगह पर हो रहे हैं, तो इसके लिए हुकूमत को कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे परेशानी है तो वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जलसों पर है। अब जलसों को रोकने के लिए एक मसनूई तरीका अख्तियार किया जाए और हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस को ठीक ना करे। अच्छा। आवाम महंगाई से तंग है, बेरोज़गारी से तंग है, लाकानूनियत से तंग है। हुकूमत उन मसाइल को हल करे और कोरोना की वजह से अगर माशी कोई नए मसाइल और मुश्किलात पैदा हो रही हैं उसका कुछ सद्देबाब करे, उसका इलाज करे। सही, लेकिन ये भी फरमा दीजिएगा कि अगर हुकूमत को मतलब इतना मजबूर किया गया कि वो मुसलसल वार्निंग्स दे रहे हैं, NCOC मुसलसल जब वार्निंग्स दे रहा है, जलसे जुलूस नहीं रोके जा रहे, ताकत का इस्तेमाल किया गया, गिरफ्तारियां हुई, तो फिर आपकी जमात का क्या लाएअमल होगा? फिर आप क्या कहेंगे अवाम को? देखें, ये हुकूमतें हमेशा हरबे इस्तेमाल करती हैं। हम तो हर हुकूमत की अपोजिशन में भी रहे हैं, हर दौर की हुकूमतों ने हमें गिरफ़्तार भी किया है, पकड़ दकड़ भी की है, जेलें भी भरी हैं, गोलियां भी मारी हैं, तशद्दुद और लाठीचार्ज भी किया है, लेकिन हमने कभी वायलेंस का रास्ता नहीं अख्तियार किया। हुकूमत अगर कानून का एक गलत इस्तेमाल करना चाहती है तो ये उसके अपने सवाबदीद पर है कि वो क्या रास्ता अख्तियार करती है। तारीख़ गवाह है कि जो भी हुकूमत गैर जमहूरी हथकंडे अख्तियार करती है उसे रसवाइयों के सिवा कुछ नहीं मिलता। आपने देखा कि सवात के हवाले से जमात इस्लामी के जलसे पर भी पाबंदी आयद करने की कोशिश की गई, लेकिन हमने पेशावर हाई कोर्ट से रब्ता किया और पेशावर हाई कोर्ट ने हमें इजाज़त दी और हमने SOPs के तहत एक बहुत बड़ा अवामी जलसा मुनक्किद किया और किसी तरह की कोई ऐसी शिकायत भी नहीं पैदा हुई। पेशावर में भी जलसा हो गया है, अब कई दिन गुजर गए हैं। उस जलसे के इनकाद के बाद ऐसा नहीं है कि कोरोना के फैलाव के अंदर कोई यकलख्त कोई सूरत हाल एक नई शक्ल अख्तियार की गई हो। कोरोना है, एक वबा है, एक नॉर्मल तरीके से चीज़ें वो बढ़ रही हैं। बिल्कुल ठीक है बलोच साहब, आपने फरमाया कि ये ओपन एयर जलसे हो रहे हैं, जैसे शादी ब्याह की तकरीबात हुकूमत ने कहा कि होंगी, तो लोअर दीर में जो इतवार का जलसा है उसमें SOPs को बरकरार रखने के लिए आपने हुकूमत को एतमाद में लेने की कोशिश की है, और क्या तैयारियां कर रहे हैं SOPs को देखते हुए? मेरा ख्याल है जी कि एक जलसे के एहतमाम में जितने भी SOPs मुमकिन हैं उन सबको अख्तियार किया जाएगा और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल है या मास्क का इस्तेमाल है और इस सिलसिले में जो भी एहतियातें मुमकिन हो सकती हैं इंशाअल्लाह उसको अख्तियार करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक तरफ कोरोना की वजह से लोगों के लिए मसाइल हों
और कोरोना से बढ़कर हुकूमत की नाअहली और नाकामी की वजह से मुल्क व मिल्लत को जो मसाइल दरपेश हैं उस पर खामोशी अख्तियार कर ली जाए। जमात इस्लामी अपनी इसी जद्दोजहद को लेकर आगे बढ़ती रहेगी। बिल्कुल है। लियाकत बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब हम जो व्यूअर्स हैं, जो अवाम है, उनसे ही अपील कर सकते हैं कि खुदारा आप कोरोना को संजीदा लीजिए। आपकी ज़िंदगियों का मामला है, आपके रिश्तेदारों की ज़िंदगियों का मामला है, और जितनी भी ऐसी गैदरिंग्स हैं उनमें ना जाएं तो ही हम सब के लिए बेहतर है। फैसला आपने अपना खुद करना है, लेकिन आपके सामने है कि जब इन्हीं रहनुमाओं को ज़ाती तौर पे इस मसले का सामना करना पड़े तो उनका रवैया क्या होता है। तो क्या अगर वो खुद को महफूज रखने के लिए तरीके अपना रहे हैं, तो क्या आप अपने ख़ानदान को और ख़ुद को महफूज रखने का नहीं सोचेंगे। हम एक ब्रेक के लिए जाएंगे और उसके बाद फिर मिलेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खुशामदीद, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। एक मंजरनामा आपके जहन में रहना बहुत ज़रूरी है कि 25 नवंबर को अगर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इनवाइट करता है और पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे को सेलिब्रेट करता है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे इकदाम किए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जिस तरह से काबू पाया गया कोरोना वबा के ऊपर, पाकिस्तान उन ममालिक में से है जिनसे कि मिसाल और सबक सीखने की बिल्कुल सर फहरिस्त रहे हम, और फिर हमें फॉलो करने की बातें की जाती रही। फिर हुकूमत की जानिब से जब SOPs की बात आती है या कुछ कहा जाता है कि इस तरीके से कर लिया जाए, तो जिस शोबे के बारे में बात की जाती है वो थोड़ा सा बल्कि काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं। और अब सिंध में ऐसा हुआ, जब सिंध हुकूमत ने कहा कि कारोबार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक आप कर सकते हैं, तो ताजिरों की जानिब से शदीद रद्द अमल आया और उन्होंने कहा कि 8 बजे तक हमें कम अज़ कम कारोबार करने दिया जाए, और अब ये बात हुकूमत ने मान लिया। इस मंजरनामे में भी दो चीज़ों को सामने रखना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया, उन्होंने कहा हम मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करना चाहते, हम कारोबार नहीं बंद करना चाहते, जलसे जुलूस बंद करें, गैर ज़रूरी इज्तिमा जो हैं वो बंद करें। लेकिन यहाँ पर सिंध हुकूमत, जो कि खुद एक अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा है जहाँ पर मुसलसल जलसों का इनेकाद किया जा रहा है, वहाँ से मुसलसल कॉल्स भी दी जा रही हैं कि जलसों का इनेकाद जो है वो जारी रखा जाएगा, वही सिंध हुकूमत जो है वो बिज़नेस और कारोबार को बंद करने की बात कर रही है। सो ये जो एक तजाद है रवैयों का, शायद ये रिफ्लेक्ट कर रहा है या शायद लोगों के अपने अंदर गैर संजीदगी है कि वो कोरोना की दूसरी लहर को उस तरह से नहीं ले रहे हैं। क्या वजह है जिसकी वजह से ताजरों को अगर कारोबार बंद करने की बात की जाए तो वो रेजिस्टेंस की बात करते हैं। स्कूल भी बंद किए गए, लेकिन उन्होंने भी कोई ओपन हार्टेडली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। वो भी कह रहे हैं कि बाकी सब कुछ खुला है तो स्कूल बंद। प्राइवेट स्कूल्स जो एसोसिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा सामने आया है। अब देखते हैं कि 8 बजे तक का वक्त तो मिल गया है, अब कुछ जिम्मेदारी, बल्कि सारी जिम्मेदारी ताजिरों पर आ गई है। सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान साहब मौजूद है। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। टाइम मिल गया, 8 बजे तक ताजिर जो हैं अब कारोबार कर सकेंगे। क्या ताजिर ये गारंटी देते हैं अब 8 के 8:30 नहीं होंगे और SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद होगा जिस तरह से हुकूमत कह रही है? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। देखें, ये सिर्फ सिंध में जो है शाम 6 बजे तक का ऐलान हुआ था और नोटिफिकेशन निकाल दिया गया बगैर ताजिरों के मशावरत से। हम पूरे पाकिस्तान जो है रात 10 बजे खुला हुआ है, बलूचिस्तान भी, KPK भी और पंजाब भी। सिंध में क्यों? ये सिंध में ज़्यादा कोरोना फैला था या कराची में ज़्यादा कोरोना था जो मार्केटें बंद कर दी गई 6 बजे। देखिए, हम पहले भी बंद करा रहे थे मार्केट, जो टाइमिंग थी SOP अमल दरामद कर रहे थे, और हमारे पास भारी जिम्मेदारी अब आती है कि सुबह अमल दरामद कराएं। हमने बार बार रिक्वेस्ट की सिंध गवर्नमेंट से कि आपने जो 6 बजे का टाइम रखा है ये गलत है। सुबह 6 बजे कोई भी मार्केटें नहीं खुल सकती, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करते हैं और दूसरी भी चीज़ें करते हैं। हमारी कोई दूध की दुकान नहीं है, ना गोश्त की दुकान है, ना सब्जी की दुकान है जो सुबह 6 बजे खुले या सुबह 7 बजे खुले। तो हमने उनसे टाइम रखा कि सुबह आप 10 बजे मार्केटें खोलने का ऐलान करें और 8 बजे तक के मार्केटें बंद कर दें, और 8 बजे हम मार्केटें बंद कराएंगे। ये हमारा फर्ज भी है और गवर्नमेंट का भी फर्ज है कि इस पे अमल दरामद हमारे साथ कराए। इंशाअल्लाह हमें अपने आप को भी सेफ रखना है,
अपने दुकानदारों को भी सेव करना है और अपने कारोबार को भी सेव, और अपने आने वाले जो हमारे ग्राहक हैं उनको भी सेव करना है। तो हमारे पे भारी जिम्मेदारी आती है। तो रिजवान साहब, फिर यानी आप लोगों का इत्तेफाक राय हो गया, वो जो आप कह रहे थे 72 घंटे का अल्टीमेटम है, हम एहतजाज करेंगे, शटर डाउन करेंगे, रोड्स पे आएंगे, अब उस तरह का कोई मामला नहीं है, अब मामला फ़ाहम तफ़हीम से हल हो गया, आप मुत्तफ़िक हैं कि सिंध हुकूमत ने आपकी जो मुतालबात हैं वो तस्लीम कर लिए हैं, अब कोई इशू नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं है? तो 72 घंटे का तो दूसरे हमारे एसोसिएशन वालों ने कहा था, लेकिन हमने ये कहा था कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें रात 8 से 9 बजे तक क्या हमारा ये फैसला कर ली जाए कि हमारी मार्केटें जो है रात को 8 बजे खुले, और जुम्मे की जो एक छुट्टी आ रही थी कि हफ्ते में 2 दिन छुट्टी का ऐलान कर रहे थे उन्होंने नोटिफिकेशन के मुताबिक, वो आ रहे थे कि जुम्मा और इतवार को मार्केटें बंद होंगी। तो हमने आज का फैसला किया था कि हम मार्केटें आज खोलेंगे, और अल्लाह का शुक्र है सिंध गवर्नमेंट ने हमारी जायज मुतालबात माने। मुर्तज़ा वहाब साहब से मेरी बात हुई, नासिर शाह साहब से बात हुई, कमिश्नर साहब से बात हुई, और उन्होंने इसको रियलाइज किया और रात को जो है उन्होंने फौरन ट्वीट किया और बताया कि आज हमारी मार्केटें जुम्मे को खुलेंगी और रात 8 बजे जो है मार्केटें बंद होंगी। तो इसमें हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये नोटिफिकेशन जब निकला तो उनकी नॉलेज में होना चाहिए था, ये नोटिफिकेशन बगैर मशावरत के ताजिरों के निकला, इसकी वजह से जो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। बिल्कुल ठीक है रिजवान साहब, मामला तो हल हो गया। अब ये फरमा दीजिए कि ताजर रहनुमा जो हैं, जो ताजर बरादरी है, ये हुकूमत को किस तरीके से हेल्प आउट करेगी कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए, और अगर अब कोई दुकानदार, कोई ताजर उस पर अमल नहीं करता और हुकूमत उसके खिलाफ कार्रवाई करती है, तो क्या आप हुकूमत का साथ देंगे या उस ताजर का साथ देंगे? देखिए, हम SOP में अमल दरामद कराएंगे गवर्नमेंट के साथ। जो SOP है, सबसे पहले तो हमें मास्क का इस्तेमाल करना होगा और सैनिटाइजर इस्तेमाल करना होगा, और जो हमारे ग्राहक आते हैं उनको भी जो है हमें जो है मास्क देना होगा। हम सरकार से कहते हैं अगर एक आदमी गलती करता, SOP अमल दरामद नहीं करता, तो आप एक की दुकान बंद करें ना, आप पूरी मार्केटें नहीं बंद करें। आप मार्केटें सील करते हैं, अगर एक ने गलती की उसके साथ 100 लोगों को नहीं दें। हम आपके साथ खड़े हैं, SOP पे अमल दरामद कराएंगे, और जो गलती करेगा उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन तमाम ताजिरों को जो है इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए कि एक दो दुकानें करें आप पूरी मार्केट बनते, ये ज्यादती होगी। देखिए, हम जो है कारोबार करना चाहते हैं, अगर हम ये सेफ्टी मेजर लेके कारोबार करेंगे तो आगे चल सकेंगे, अगर नहीं करेंगे तो मार्केटें बंद हो जाएंगी। खुदा ना खास्ता ये जो वबा है पूरी दुनिया में फैली है, और ये हम चाहते ये हैं कि जो है हमारा कारोबार आगे चले, तो इसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बहुत सही शुक्रिया रिजवान इरफान साहब। मतलब जब तक ये कॉन्सेप्ट मौजूद है ना हमजा, कि अगर कारोबार चलाना है तो फिर मिलकर लड़ना भी है, ना सिर्फ वायरस से बल्कि इस रवैये से भी जो इस वायरस का हमें शिकार करता है कि नहीं कुछ नहीं होता, मैंने तो मास्क नहीं पहना, आपने पहना हुआ है ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने तो पहना हुआ है, मैंने नहीं पहना हुआ तो क्या। बहुत से लोग ये बहस भी कर रहे होते हैं। मुझे मलेशिया बहुत अच्छा लगा इसमें, मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताया था। उन्होंने ये तरीक़ाकार रखा कि अगर कोई शख्स पकड़ा जाता है जो कि नई SOPs को फॉलो कर रहा, तो जो कोरोना से अम्मात का शिकार होने वाले लोग हैं उनकी कब्रें खोदने की जिम्मेदारी दी गई। बिल्कुल ऐसे ही है, और आप खुद उन लोगों को दफनाएं जो शायद आपकी वजह से इस वायरस का शिकार हुए। मैं तो कहता हूँ ICU में ड्यूटी लगनी चाहिए ऐसे लोगों की, ताकि इनको पता लगे कि कोरोना है या नहीं है। लेकिन ये ताजिर बरादरी की जानिब से बहुत अच्छी बात सामने आई है कि हमारी जिम्मेदारी है, हम सब चाहते हैं कि कारोबार चलता रहे, मईशत चलती रहे, उसके लिए हमें ही थोड़ी सी एफर्ट करनी है, और वो एफर्ट अगर की जाती है तो ऐसे मसाइल तमाम हल हो सकते हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खुशामदीद, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और कुछ रिपोर्ट्स जैसे आपके सामने रहनी बड़ी ज़रूरी है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है जो कह रहा है कि भारत एशिया का बदउन्वान तरीन मुल्क है, 39% करप्शन होती है, 42% लोगों ने इस चीज़ की तस्दीक की है कि पुलिस को रिश्वत देनी पड़ती है तब हमारे काम होते हैं, और 46% जो है उन लोगों ने कहा है कि
हुकूमती कोई काम किसी इदारे में करवाना हो तो सिफारिश और रिश्वत के बगैर मुमकिन नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम करप्शन के नासूर में जकड़े मोदी के भारत की बात कर रहे हैं, जहां इंसानी हकूक़ की पामालियों के साथ साथ मजहबी, सियासी और कारोबारी आज़ादी पर कदगन लग चुकी है। अब मोदी हुकूमत ने प्रोफेसर अशोक स्वाइन जो भारत को आईना दिखाते रहे, उनका ट्विटर अकाउंट भी बंद करवा दिया है। तो ये है सूरत हाल हमारे उस पड़ोसी मुल्क की जो हम पे इल्ज़ाम लगाता है कि हम दहशतगर्द हैं, हम तंग नज़र हैं, हम तासुब पसंद हैं, हमारे यहाँ जो है वो अक़लियतों के साथ नारवा सलूक होता है। अक़लियतें छोड़े, वहाँ पर तो उनके अपने हम मज़हब भी अगर कोई उनके ऊपर तनकीद करता है तो वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं। और दूसरी हम एक चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे कि मकबूजा कश्मीर में फ़ौज के जुल्म सितम से ज़हनी बीमारियों में तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। माहिरीन के मुताबिक मकबूजा वादी सन 1989 से ही ज़हनी सेहत की हंगामी सूरत हाल से गुजर रही है। क्यों ना हो, हम एक कोविड को पूरी दुनिया सामना कर रही है तो वो कह रही है कि इसकी वजह से स्ट्रेस और जहनी तनाव बढ़ जाता है। वहाँ पर तो लॉकडाउन का सिलसिला ख़त्म होने को ही नहीं आता। उसके बाद जिस तरह से रेप किया जाता है वहाँ पे, जिस तरह से नौजवान बच्चों को, छोटे बच्चों को उठा लिया जाता है, जिस तरह से टॉर्चर किया जाता है, जो पैलेट गन्स हैं, जिस तरह का तशद्दुद किया जाता है, जो आए दिन के वाक़यात हैं, ये किस तरह की एक दहशत की और खौफ की फ़िज़ा है जिसमें कि इस वक्त कश्मीरी मुसलमान जो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। जब भी यहाँ सूरत ख़राब हुई है, जैसे 2008, 10, 16 के मुजाहिरे हुए, आर्टिकल 370 के बाद की सूरत हाल हो, हर बड़े उतार चढ़ाव के दौरान तशद्दुद और तनाव में इजाफा हुआ और वो दहशत को और रेप को इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल करने के लिए, जिसकी वजह से अब जो है ना रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सिर्फ पुलवामा में डिप्रेशन के मरीज़ों में 150% इजाफा देखने में। और कितनी एक पेरेंट के तौर पर, एक इंसान के तौर पर सोचे हमजा, दिल फटता है ये कहते हुए कि 16-17 साल के लड़के जो है ना वो जाकर ये कहते हैं हमें खौफ है कि हमें उठा लिया जाएगा, हमें जो है गायब कर दिया जाएगा और हमारे साथ जो है वो तशद्दुद किया जाएगा। हालांकि ये भी उस वक्त से पहले की बात है जब ये रिपोर्टिंग हो सकती थी, अब तो ये भी नहीं हो सकती। अब तो ये भी नहीं हो सकती और डॉक्टर्स इसको एक ट्रॉमा करार दे चुके हैं और डॉक्टर्स यही बार बार कह रहे हैं कि बच्चे आते हैं यहाँ पर, नौजवान आते हैं, टीनेजर्स आते हैं, घबराहट होती है और वो फिर हमें आके बताते हैं कि हम घर में भी मौजूद हों तो हर वक्त ये रहता है कि अभी सर्च ऑपरेशन शुरू होगा, नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन शुरू होगा और हमें घरों से उठाएंगे, हमारी बहनों को उठा लिया जाएगा और फिर शायद हमारे सामने हमारे वालदा का या बहन का रेप किया जाएगा। एक तस्वीर सोशल मीडिया पे आई थी, ये सर्च ऑपरेशन के लिए भारतीय फौजी एक घर में दाखिल हो रहे हैं और एक छोटा सा बच्चा जब रोना शुरू हो गया। अब उस बच्चे की स्टेट ऑफ माइंड का वो रिफ्लेक्ट करता है इस वक्त मकबूजा कश्मीर में मौजूद बच्चों, वहाँ पर मौजूद ख़वातीन, वहाँ पे मौजूद नौजवान, वहाँ पे मौजूद बुज़ुर्ग वालिदैन जिनका कोई कसूर नहीं है सिवाय इसके कि उनके ऊपर कब्ज़ा और तसल्लुत बरकरार रखने के लिए जुल्म जो है वो रवा रखा जा रहा है। सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं इस हवाले से, नईमा अहमद। क्या पूछें हमजा, इनसे पूछने की तो कोई बात ही नहीं, मेरा तो ख्याल है कि वी ऑल आर स्पीचलेस है। खैर नईमा साहब अस्सलाम वालेकुम। मकबूजा कश्मीर में लोगों पर डिप्रेशन और दिलो दिमाग पर छाई मायूसी की चादर दबीज़ तर होती जा रही है। आप सूरत हाल को वहाँ पर रिपोर्ट करते हुए कैसे देखती रही हैं? क्या जहनों पर असरात हो रहे हैं, ख़ास तौर पर वो नस्ल जो ये सब देखते हुए जवान हुई और अब 370 के बाद? जी देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि वहाँ पे जो पूरी आबादी है, जो रिसेंट सर्वे हुआ था तो उसमें बताया गया था कि 95% जो लोग हैं वो जहनी अमराज का शिकार हो रहे हैं, जैसे डिप्रेशन वगैरह, इस तरह के जहनी दबाव की बीमारी। इसी तरह से आप अगर वहाँ पे जो 10 लाख फौजी हैं तो वो भी इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, और जो सूरत हाल वहाँ पे आसपास देख रहे हैं, जिस तरह की तशद्दुद की सूरत हाल है, उन पे हमले होना या वो जो एनकाउंटर्स करते हैं जिनमें मासूम बच्चे, छोटे लड़के, नौजवान जो हलाक होते हैं, तो इसका बराह रास्त असर आप उन पे भी देखेंगे, वो भी जहनी दबाव का शिकार हो रहे हैं। फिर जो वहाँ का इस वक्त सर्दियाँ भी देखेंगे कि बहुत पहाड़ी इलाकों में जहाँ हमेशा बर्फ़बारी रहती है, मौसम के हालात बहुत ही ख़राब रहते हैं, तो वो भी एक वजह है। और फिर आप देखेंगे कि बहुत अरसे से वहाँ पे ऐसे फ़ौजी भी हैं मैक्सिमम जो काफ़ी सालों से वहाँ रह रहे हैं, अपने घर नहीं जा सकते हैं, साल में अगर छुट्टी मिल गई तो मिल गई, वरना वो कई सालों से वहाँ है। तो मुझे लगता है कि वो भी जहनी दबाव का बहुत शिकार हो रहे हैं और ये पुरतशद्दुद सूरत हाल जो रोज़ इसका भी एक जो है
असर उनके जहनों पे है। इसलिए आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत सारी खुदकुशियाँ, और आए दिन ये जो चाहे CRPF के हैं, चाहे दूसरे सिक्योरिटी एजेंसी से वाबस्ता ये फौजी हैं, ये भी मानसिक दबाव जिसे कहते हैं या जहनी दबाव, उसकी वजह से खुदकुशियाँ करते हैं और इनकी तादाद में भी इसीलिए आप देखेंगे कि इजाफा हो रहा है। साहिबा, नाकाबिले बयान किस्म के तशद्दुद हैं ये, यानी कुरन पोस्टपुरा जहाँ पर 8 साल से लेकर 80 साल की औरत को रेप का निशाना बनाया गया, उसके उन औरतों पर और उनसे मुंसलिक जो नौजवान हैं, उन बेटों पर, उन शौहरों पर, उन बापों पर क्या गुजरी होगी। डिप्रेशन जो मुसलसल है, आसिया अंद्राबी के शौहर 22 साल से कैद में हैं, वो खुद मुसलसल कैद में हैं। उस फैमिली पे ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनके बच्चों को उठा लिया जाता है। लॉकडाउन के बावजूद जाली मुकाबले किए जाते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है कि 2-3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया था सर्च ऑपरेशन की आड़ में, और उनको ये आए दिन के वाकयात हैं। ये सिलसिला कैसे रुकेगा? क्या दुनिया को इससे फ़र्क पड़ता है कि कश्मीरी लोग जो हैं वो दहशत और खौफ के साए में उनकी नस्लें जवान हो रही हैं और इसके असरात सिर्फ उन तक महदूद नहीं रहेंगे, पूरी दुनिया के अमन को इससे खतरा लाहक है? देखिए कैसे रुकेगा जब आपने वहाँ पे पूरी आबादी को एक जेल खाना बनाया है, जिसमें आपने फौजियों को एक लाइसेंस दिया है कि वो किसी भी इलाके में जाके एनकाउंटर करते हैं, क्रैकडाउन करते हैं, तलाशी की कार्रवाइयाँ करते हैं, सारा सामान तोड़ फोड़ करते हैं, बच्चों को हिरासत में लेते हैं। फिर ऐसे एनकाउंटर जैसा कि आपने खुद भी कहा, शुपैया का फेक एनकाउंटर जिसमें आपने मासूम 3 जवानों की हलाकत की थी, जो राजौरी से बेचारे आए थे मजदूरी के लिए, शुपैयान में रह रहे थे किराए पे। तो इस तरह जब हालात हैं तो खुद भी फौजी भी ये देखते हैं, क्योंकि जो अजाब, जो सूरत हाल कश्मीरियों पे इस वक्त नाजिल है, जो अजाब उन पे नाजिल है, तो कम से कम हो सकता है कि इन फौजियों पे भी इसका असर हो रहा है और वो भी देख रहे हैं कि फेक काउंटर करना, लोगों को मारना और रातों को क्रैकडाउन करना, घरों को जलाना। तो मुझे लगता है कि ये सूरत हाल अभी इस तरह कैसे रुकेगी जब तक आप इस मसले का हल तलाश नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को आज़ादी नहीं देंगे, जब तक आपने लोगों के जो हकूक छीने हैं उनको वापस नहीं करेंगे, वापस नहीं दिए, बात ऐसी रहेंगे। नईमा साहबा, ये फरमाइएगा कि बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया गया, कोई खबर बाहर नहीं आ रही थी, आपके पास मकबूजा वादी में खाने पीने और ज़रूरत की अशिया की फराहमी की सूरत हाल के हवाले से क्या कुछ इतलात हैं? क्या कोरोना के मरीजों को मुनासिब तिब्बी सहूलतें मिल पा रही हैं या नहीं? देखिए, मेडिकल जो सेक्टर है हमारा, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था। जो 3 दहाइयों से जारी वहाँ पे मुसल्ला तहरीक थी, उसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारी हलाकतें, पैलेट गन्स के मुतासरीन और जो ज़ख्मी हुए हैं बाकी इन कार्रवाइयों में, उसका सारा जो बोझ है वो इन कुछ अस्पतालों पे, जो वहाँ पे गिने चुने अस्पताल हैं, उन पे पड़ा था। फिर जब आपने देखा अब कोरोना के मरीज़ों की तादाद भी बढ़ रही है, हालांकि एक लॉकडाउन तो 5 अगस्त से जो शुरू हुआ था, जो हुकूमत भारत ने शुरू किया था, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूसली फिर दूसरा लॉकडाउन कोविड की वजह से हुआ है। तो मेडिकल हेल्थ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को पूरी तरह से इलाज मुआलजे की वो सहूलियात मैसर नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा बहुत मुतासिर हुआ है। लेकिन फिर भी वहाँ पे जो मकामी डॉक्टर हैं वो किसी न किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं आवाम की मदद करने की। लेकिन अगर आप देखेंगे, एक रिश्ता जो था गवर्नमेंट के साथ, जो मकामी हुकूमत थी होती थी 5 अगस्त 2019 से पहले, तो लोगों को थोड़ी बहुत राहत भी मिलती है। अब इस वक्त वो भी नसीब नहीं है, इसलिए कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, वो चाहे कोई भी इंतजामिया है, अदलिया है, पुलिस है, उस पे सारे बाहर के लोग आए हैं, उनको रखा गया है। हालात तो बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं और सर्विसेज भी मौजूद नहीं है। नईमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रही थी। बिल्कुल, और कश्मीर की जब बात की जाए, जहाँ पर हमें एक जुल्म का चेहरा नज़र आता है, वहाँ पे एक जबर की सूरत हाल नज़र आती है, एक दहशत की फ़िज़ा नज़र आती है, वहाँ पर उसकी खूबसूरती, जो शायद एक वजह है कि उस जन्नत नज़ीर ख़ित्ता जो है उसके ऊपर काबिज़ होने की कोशिश, तसल्लुत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ की खूबसूरत
खूबसूरत रिवायात हैं, खाने हैं, कश्मीरी शॉल्स हैं, उनका आर्ट एंड कल्चर है, ये तमाम चीज़ें वो बहुत खूबसूरत हैं जो कि पूरी दुनिया को बड़ा अपील करती हैं। कश्मीर समेत आज़ाद कश्मीर में भी मुख्तलिफ़ खानों का जो है कश्मीरी जो कुज़ीन है वो बड़ी शौक़ से खाई भी जाती है, बनाई भी जाती है। बिल्कुल, इसको शायद वाजवान कहा जाता है। अब पता नहीं ठीक प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या है, वो तो हम जानेंगे वहाँ से ही, मुजफ्फराबाद से जब हमारे नुमाइंदे मौजूद होंगे। तो वाजवान कम से कम 32 डिशेज़ इसके हवाले से कहा जाता है कि उस पर ये मुश्तमिल होता है, जिनमें गोश्ताबा होता है, तबक मांस होता है, दूसरे बहुत से लजीज खाने भी जो है ना इसमें शामिल। आपने इनमें से कोई ट्राई किया है? इनमें से मैंने चंद एक ट्राई किए हैं, लेकिन लाहौर में ट्राई किए हैं। अच्छा। पता नहीं अब वो वही टेस्ट होता है कि नहीं होता। अच्छा, मैंने इस कुजीन को नहीं ट्राई किया, सो मैं अब देखना चाहूँगी कि इसके बारे में हमें हमारे नुमाइंदे सरफराज मीर जो हैं वो क्या बता रहे हैं। जी बिल्कुल, मौसम कोई भी हो, कश्मीरी खानों की रवायात सदियों पुरानी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में। यहाँ पर कश्मीरी वाजवान जिसकी 126 डिशेस जो है वो बनाई जाती हैं और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जायकादार खाने जो है वो तैयार किए जाते हैं। और कश्मीरी डिशेस में अरीसा जो है वो सुबह के नाश्ते में तैयार किया जाता है, जिसमें ज़ाफ़रान और दीगर जो मसाला जात हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और साथ साथ गुश्ताबा जो यहाँ के लोगों की सर्दियों की एक ऐसी जायकादार डिश है जिसे ये अपने खानों में मामूल के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर को चाहिए कि वो कश्मीरी कल्चर की सरपरस्ती करते हुए इस रवायात को बरकरार रखने में हमारी सरपरस्ती करे। जी बिल्कुल ठीक है सरफराज, बहुत शुक्रिया। खाने भी हों तो वो भी कश्मीर। अच्छा, नहीं, मैंने हरीसा भी खाया हुआ है, बहुत अच्छा, बल्कि और गोश्ताबा भी खाया हुआ है। सो मुझे याद आ गया कि मैंने खाया हुआ है, ट्राई किया हुआ है। Okay, let's take a break. हाँ बिल्कुल। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खुशामदीद, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और एक नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। 2016 में शुरू होने वाला ग्रीन लाइन मंसूबा शैतान की आंत की तरह लंबा हो गया। टूटी फूटी सड़कें और खटारा बसों पर सफर। कराची वाले पूछते हैं हमारी आजमाइश कब खत्म होगी। SOPs की खिलाफ वर्जी। न्यूजीलैंड में कौमी टीम के 6 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। एक और गलती दौरे का खात्मा कर सकती है। मेज़बान मुल्क की वजारत सेहत ने कौमी स्क्वाड को आखिरी वार्निंग जारी कर दी। जी, सो ये है हमारी टॉप स्टोरीज और इस हवाले से अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जिसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं, और वो इसी तरह से है कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा चरना जजीरे की बात की जाए तो उस पर कोरल यानी साहिली मरजान की ब्लीचिंग देखने को मिली है। और इसी सिलसिले में WWF पाकिस्तान ने हुकूमत से अपील की है कि इस जजीरे के कुछ इलाकों को मरीन प्रोटेक्टेड एरिया करार दिया जाए। ये बड़ा खूबसूरत कोरल होता है जो कि होता है, और उसका अगर उसमें ब्लीचिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि इतनी आलूदगी हो गई है हमारे समंदरों में। और एक दफ़ा पहले भी हमारी जो सी फिश और सी प्रोडक्ट्स है ना पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती थी। एक टाइम आया था, ये कुछ साल पहले की बात है, जब उसमें तांबे की जो मिकदार है वो ज़रूरत से ज़्यादा पाई गई थी, जिसकी वजह से वो एक्सपोर्ट जो है उसके ऊपर भी पाबंदी लगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये याद रहे कि पहला मौका है जब पाकिस्तान में इस तरह की कोरल ब्लीचिंग का वाकया जो है वो सामने आया है। WWF पाकिस्तान ने इस ब्लीचिंग को मुल्क की साहिली हयात और समंदरी तगय्युरात के हवाले से संगीन खतरा करार दिया है। अच्छा, कोरल यानी मरजान जो साफ पानियों में रहते हैं, कहा जाता है कि ये जेलीफिश और समुद्री जो एनिमोन्स होते हैं उनके रिश्तेदार हैं जो समुद्री चट्टानें भी बनाते हैं। और पाकिस्तान में मरजान चरना आइलैंड में, आस्तोला आइलैंड में, गवादर और बलोचिस्तान में जिवानी के आसपास बहुत थोड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। इस हवाले से हम जानेंगे, हमारे साथ है मोहम्मद मौज़म खान साहब, टेक्निकल मशीर हैं WWF के खतरा है ये कितना संगीन है, हमें बताइएगा मौज़म साहब कि ये कोरल क्या होता है, उसकी अहमियत क्या है। कोरल बुनियादी तौर पर एक समुद्री जानवरों की ऐसी किस्म है जो कि छोटे छोटे यूनिट पर मुश्तमिल होती है और आपस में जुड़ के रहते हैं और इस तरह ये सख्त हो जाते हैं और चट्टान की शक्ल इख्तियार करते हैं। ये जेलीफिश जैसे आपने कहा जिसके खानदान से ताल्लुक रखते हैं और चूंकि इनमें ग़िज़ा पैदा करने की खुद सलाहियत नहीं होती है तो ये अपने सेल्स के अंदर मेहमान
आईजी को जमा कर लेते हैं, और जिसकी वजह से वो आईजी को ये तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते हैं और आईजी उनके लिए खुराक प्रोवाइड करती है। कोरल्स की अहमियत ये है कि ये दुनिया का सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव सिस्टम है। जितने किस्म के जानवर कोरल्स में मिलते हैं वो और कहीं पर नहीं मिलते, बल्कि इनको तो ये भी कहा जाता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो जंगलात हैं उनसे ज्यादा जानवर यहाँ मिलते हैं। तो इनकी अहमियत न सिर्फ माशी है बल्कि ये टूरिज्म के पॉइंट ऑफ से भी बहुत अहमियत के हामिल है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, मछली के शिकार और दूसरी चीजों के लिए जाते हैं। तो ये कुदरत का एक बहुत बड़ा असासा है जो पाकिस्तान के पास है। बिल्कुल ठीक है। ये बता दीजिएगा मौज़म साहब कि कोरल जो ब्लीचिंग है इसको रोका कैसे जा सकता है? खबरदार किया जा रहा है बार बार WWF की जानिब से। ऐसा है कि कोरल की ब्लीचिंग को रोकने के लिए उन अवामिल को कंट्रोल करना पड़ेगा जिनकी वजह से ये ब्लीचिंग हो रही है, जिसकी ज्यादातर सबब इस इलाके में सनती जो कारोबार है वो मौजूद है। यहाँ पर 2 पावर प्लांट मौजूद हैं, एक कोल पावर प्लांट है, इसके अलावा SPM है जहाँ पे तेल रिसीव किया जाता है, और इसके अलावा दूसरी एक्टिविटीज जो नए पावर प्लांट बनाने के लिए उनकी वजह से यहाँ पे खासी तब्दीली हो रही है। इसके अलावा जो यहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं उनमें भी बास्केटलिस्ट टूरिस्ट होते हैं जो कि इस पे कोरल्स पे वॉक करते हैं या इतने केयरफुल नहीं होते हैं। इसके अलावा माहीगिरी और माहीगिरी के जाल जो टूट कर समुद्र के अंदर रह जाते हैं वो खासी हद तक कोरल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको ब्लीचिंग कर सकते हैं। तो कोरल की ब्लीचिंग तबाकुल शामिल हो सकती है, क्योंकि कोरल नाजुक जानवर है और इस किस्म की किसी भी तब्दीली को उसको बर्दाश्त करने की उसमें सलाहियत मौजूद नहीं होती है। ठीक है मौज़म साहब, ये एक जिसे कहना चाहिए समंदरी इकोसिस्टम का हिस्सा है एक बहुत बड़ा। अगर कोरल इफेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब और बहुत सारी जो उस इकोसिस्टम में और चीज़ें हैं वो भी शायद इफेक्ट हो रही हों। तो चरना जजीरे को मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया करार दिया गया, तो इससे समुद्री हयात को किस तरह से फ़ायदा पहुँचेगा? अगर जैसे पाकिस्तान में स्टोला को भी मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया है और अगर चोना को भी कर दिया जाए तो वो अवाम जिनकी वजह से ये ब्लीचिंग होती है, कोरल को नुकसान पहुंचती है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। पहली बात है कि जो ऑलरेडी सनती और दूसरे अवामिल इस इलाके में कारगर थे उनको कंट्रोल करने की जरूरत है, और फिर नई कंस्ट्रक्शन और नई जो तब्दीलियां करने हैं उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। इसके अलावा जो टूरिस्ट और वो जाते हैं उनको कंट्रोल अंदाज में और उनको इस तरह कोरल को नुकसान पहुंचाने से रोका जा सकता है। इसके अलावा जो माहीगीर है उनको भी एक महदूद पैमाने पे जा सकती है कि वो जिन खास जालों से शिकार करें जो इतना फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उसको डैमेज ना पहुंचा सके। बिल्कुल सही। जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब पाकिस्तान से माहीगिरी की सनत को बड़ा नुकसान हुआ था। कहा गया था कि हमारी जो वहाँ से निकल रही हैं मछलियाँ या झींगे जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते थे उनमें तांबा की तादाद पाई गई थी, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन इतनी ज़्यादा थी, समंदरी आलूदगी इतनी ज़्यादा थी। आप इस तरह की किसी चीज़ से इन्फॉर्म्ड हैं और इन चीज़ों के बारे में भी क्या इकदाम लिए जा रहे हैं कि हम तक जो खाने की प्रोडक्ट्स समंदर से हमें अल्लाह ताला देता है वो पहुँचे तो वो भी सेफ़ हों और उसमें भी इस तरह के एलिमेंट्स ना हो जो टॉक्सिक हों? हाँ, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान से फिश एक्सपोर्ट होती है, मैं इत्तफाक से उस इदारे का सरबराह रहा हूँ और वहाँ पर कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत आला क्वालिटी के होते हैं, लेकिन चंद माहीगीरों और चंद ऐसे प्रोसेसर और चंद इदारों की वजह से सफाई और सुथराई का वो इंतजाम जिसकी रिक्वायरमेंट है वो नहीं पूरी कर सकी और जिसकी वजह से पाबंदी लगी। लेकिन समुद्र में जो समुद्री गज़ा है में किसी किस्म के जहरीली मवाद मौजूद नहीं है, क्योंकि जो सबसे खुशकिस्मती की बात है कि माहीगीरी के वो ग्राउंड जहाँ पर माही की शिकार करते हैं वो कराची से और दूसरे शहरों से बहुत दूर है और इस तरह बहुत सेफ है कि हम मछली को खाएं। मछली खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अहम प्रोटीन है और उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। ये बेसिकली उस सिस्टम में ही नाकामी थी जिसने एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना है और इंशाल्लाह अब अगर यूरोप की टीम या मुल्कों की टीम आती है तो इंशाल्लाह हम इस काबिल हो सकेंगे कि उस मेयार को तक पहुंच सके जिसकी वजह से ये पाबंदी लगी थी। एक ज़माने में हम इस मेयार को पहुंचते थे और पाकिस्तान में 22 प्रोसेसिंग प्लांट सी फूड को यूरोप और दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट किया करते थे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपने हमारे साथ शेयर की मौज़ूम खान साहब, थैंक यू वेरी। यानी पाकिस्तान से झींगा की सप्लाई एक बहुत बड़ी सप्लाई थी जिस पे पाबंदी लगी सिर्फ इसलिए कि हमारी जो जैसे उन्होंने बताया फिशरी मार्केट उस प्रोटोकॉल को या उस मयार पे पूरा नहीं उतरती थी जो कि यूरोपियन ममालिक के स्टैंडर्ड थे और अब उसको इंश्योर किया जा रहा है। और अब हम कराची की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और मुल्की मईशत की शहरक है,
मगर इसका शुमार बदतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रखने वाले शहरों में होता है। और ये रिपोर्ट भी हमने आपके साथ शेयर की ये थी। हम कहें तो चलें कोई बात नहीं, लेकिन ये ब्लूमबर्ग ने कह के ना अब इस इशू को हाईलाइट कर दिया हुआ है। भाई हर बच्चे की जुबान पर है, वरना पहले तो पाकिस्तानी अवाम ही बेचारे इस बारे में जो तबसरे करते थे ना, लेकिन गुज़िश्ता 12 साल से हुक्मरानी के मज़े लूटने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दावे तो बहुत हैं, मगर अहले कराची को आज तक आरामदेह पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल सकी। और कराची सर्कुलर रेलवे केस में भी अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया। और कराची में गुज़श्ता जुमे को 2 दहाइयों बाद सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह किया गया। पहली ट्रेन चलाई गई। पहले रोज़ मुफ्त टिकट के बावजूद सिर्फ पान खाते नौजवान और सहाफ़ियों का ही रश था जो कवर करने के लिए वहाँ पर गए थे कि कैसे चल रही है सर्कुलर रेलवे। अच्छा, सर्कुलर रेलवे में ख़वातीन के बैठने का अलग इंतज़ाम भी नहीं किया गया, जो पाकिस्तानी मुआशरे को अगर देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ इस चीज़ की सेंसिटिविटी बड़ी ज़रूरी है कि ख़वातीन मर्दों के साथ धक्कम पेल में इकट्ठी इज्तिमात में नहीं सफ़र कर सकती हैं, और उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। ग्रीन लाइन मनसूबा 2016 से ज़ेर तामीर है। इब्तदाई तौर पर 16 अरब रुपए इसकी लागत बताई गई थी, अब 34 अरब तक जा पहुँची है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने चंद दिन पहले ये दावा किया था कि अगले साल जुलाई से सितंबर के दरमियान वज़ीर आज़म इमरान खान ग्रीन लाइन मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। लेकिन अहलियान कराची नुहा कना है कि मंसूबे वक्त पर मुकम्मल ना होने पर सड़कें टूट फूट का शिकार है। कराची की बात हो रही हो और लेकिन ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे पैकेजेस आए लेकिन वो मिल ही नहीं सके। पैकेजेस आए लेकिन वो पैसा किधर गया कुछ मालूम नहीं है। लेकिन बहुत अहम है कराची की, जब भी हम अगर मगर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस हवाले से हमने रब्ता किया है ANP के रहनुमा शाहिद सैयद से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा शाहिद साहब के सबसे पहले ये बता दें कि कराची में KCR मनसूबा चल पड़ा है, आप उसका मुस्तकबिल किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये आवाम को हकीकी मानों में फ़ायदा पहुँचा पाएगा? मैं ये समझता हूँ कि ये उस सूरत में फ़ायदा है कि ये पहले कर दे, अप्रूवल तो कर दे, तो फ़ायदा तो बिल्कुल आवाम को देगा। कराची में सबसे बड़ा मसला ट्रांसपोर्ट का है और उस मसले का हल चाहिए। लेकिन पिछली हुकूमतों में जितनी भी रही है तो वो दिन ब दिन वो ख़राब हो रहा है। पिछले अदवान में आपने देखा होगा कि मस्जिद जलाए जाते थे, हड़ताल होता था, गाड़ी ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था वो तबाह बर्बाद हो गया। तो कराची को तवज्जो की ज़रूरत है। कराची को इस सर्कुलर के अलावा भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, जो कि हर मुल्क में हर बड़े शहर में गवर्नमेंट की तरफ ट्रांसपोर्ट होती है, तो गवर्नमेंट की वो बिल्कुल पॉलिसी है यहाँ पे फेल हुई है। मैं ये समझता हूँ कि ये बेहतर है, इसको भी होना चाहिए, मजीद इसको बढ़ाना चाहिए। कराची में ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल ठीक है सैयद साहब। ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से कुछ हमें बताइएगा। ये मंसूबा आप क्या समझते हैं, क्यों ताखीर का शिकार है, और इससे कराची के अवाम को रिलीफ पहुँचने के हवाले से भी बता दीजिए कि पीपल्स पार्टी का किरदार कैसा रहा। आप पीपल्स पार्टी के किरदार को कैसा देखते हैं ट्रांसपोर्ट के मसले को लेकर? मैं समझता हूँ कि इसमें चूँकि कभी वफाक का भी कुछ ऐसा है और सिंध का बदकिस्मती से इस कराची शहर के साथ जो पिछले 20-25 सालों से हुआ बहुत जुल्म हुआ। इसमें वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत और लोकल हुकूमत जो है, ये तीनों आपस में लड़ते और सियासत करते हैं। खुदारा इनकी सियासत से अगर निकल जाए और कराची के अवाम के लिए ये सोचे तो कराची हब है बिजनेस का, कराची खुशहाल हो जाएगा तो पूरा पाकिस्तान को खुशहाल कर सकता है। कराची ने हमेशा मुल्क को रेवेन्यू दिया हुआ है, लिहाजा इस वक्त कराची को ज़रूरत इस बात की है कि कराची को तवज्जो दिया जाए और ये आपस की जो जंग है वफाक की और सूबे की, इसको ख़त्म करे, कराची के लिए मसाइल हल करे। अच्छा, ये जो पिछले दिनों सैलाबी सूरत हाल हो गई थी बारिशों के बाद, उसने कराची की सड़कों का खासतौर पर बड़ा सत्यानाश कर दिया। बहाली का काम शुरू तो हुआ है लेकिन इंतहाई सुस्तरबी के साथ ट्रांसपोर्टर्स की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपके नज़दीक इस मसले का हल क्या है कि ये एक दफ़ा से मसला हल हो जाए? आगे काम का कोई ना कोई गवर्नमेंट जो अब्दार है वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वही रिस्पॉन्सिबल है और हुकूमत सिंध को चाहिए कि वो अपना काम दुरुस्त करे और ये करप्शन वाला जो नारा है या करप्शन जो चल रहा है इसको थोड़ा कंट्रोल करे और काम करके प्रैक्टिकल काम करे। कराची को तवज्जो की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ कि कराची में सियासत बहुत हो गया, यहाँ लाशों पे भी सियासत हुई है, यहाँ टप्पे भी लग गए और टप्पों के बाद इधर जो है कोरोना की बीमारी जैसे एक पार्टी है उसको भी ले आया। तो लिहाजा ये जो
मुदाखलत है। कराची को फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की ज़रूरत है। कराची को कराची वाले की मर्ज़ी से चुनाव की ज़रूरत है कि यहाँ फेयर इलेक्शन हो जाए और हर कौमियत को, हर कौम के जिसका जितना हक बनता है उसको मिलना चाहिए। कराची किसी एक मसलक, किसी एक पार्टी का नहीं है, कराची सबका है। और कराची पे सबसे पहले सिंधी का हक है, ये सिंध का दारुल-खिलाफा है, इस पर सिंधी का हक है। उसके साथ साथ जहाँ में बसने वाले जितने भी आईन कानून के मुताबिक रह रहे हैं उन सबको चाहिए कि इसको तवज्जो दे। कराची को तवज्जो की ज़रूरत है, कराची को तवज्जो की ज़रूरत है, कराची को तवज्जो की ज़रूरत है। कराची के साथ बहुत जुल्म हुआ है। बिल्कुल। शाही सैयद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। बात वही है कि बहुत सी हुकूमतें आईं, वफाक में भी आईं, और अब तो 12 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में मौजूद है, लेकिन ट्रांसपोर्ट का मसला हल नहीं हो रहा। मसला हल हुआ है, पानी का मसला हल हो गया, बारिशों का मसला हल नहीं हुआ, सेवरेज का मसला हल नहीं हुआ। तो ये तमाम मसाइल तो वहाँ पे मौजूद हैं हमजा। कराची सबका है, सिर्फ मतलब वहाँ पर पॉलिटिकल अपनी वो शो करने के लिए, पावर शो करने के लिए, वहाँ से सीट्स जीतने के लिए। ना, कराची सबका है, वहाँ से पैसा इकट्ठा करने के लिए, रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, पूरे मुल्क को रेवेन्यू देने के लिए, पूरे मुल्क को मुलाजमतें देने के लिए। हर शहर से लोग कराची जाते हैं, वहाँ पर जाकर नौकरियाँ करते हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन जवाब में कराची को क्या मिलता है? सिर्फ हौसला कर तसल्लियाँ। लेकिन बहुत हो गई। मेरा ख्याल है कि अब इस मामले के बारे में अमली इकदाम उठाए जाने चाहिए। लेट्स टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खुशामदीद। हम आपको बताएंगे कि पेशावर में ज़िली इंतज़ामिया ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर BRT बसों में सफ़र के दौरान सेफ्टी मास्क न पहनने वाले 14 मुसाफिरों पर जुर्माना आयद किया है, जो सुनकर हमें खुशी हो रही है कि कम से कम गवर्नमेंट के जो कंट्रोल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें SOPs को इंश्योर करवाया जा रहा है। और ज़िला इंतज़ामिया ये भी कह रही है कि शहर में कोरोना के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और रिंग रोड पर SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 दुकानें भी सील की गई हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पैदल सफ़र भी कर रहे हैं और फिर भी आप कोरोना SOPs का ख्याल नहीं कर रहे, जुर्माना होना चाहिए। बिल्कुल सही है। और ज़िली इंतज़ामिया ने आवाम से BRT बसों और बाज़ारों में सेफ्टी मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की अपील भी की है। मुकामी इंतज़ामिया का कहना है कि हुकूमती ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद न करने की सूरत में कार्रवाई की जाएगी। इस बात कर लेते हैं इसी हवाले से शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शौकत यूसुफजई साहब, पहले BRT के हवाले से बता दें, BRT पर सवार होने के लिए क्या SOPs हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना है? जो जुर्माना किया जा रहा है, कितना जुर्माना किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो मीडिया के ज़रिए जो आप सेंसिटाइज कर रहे हैं लोगों को, मैं इस पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बेसिकली देखें, ये एक पूरी दुनिया का इशू इस वक्त बना हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से इसको अपोजिशन ने थोड़ा सा वो लिया हुआ है कि जी ये तो गवर्नमेंट जो है घबरा गई है इसलिए कोरोना कर रही है। लेकिन मैं मशकूर हूँ मीडिया का कि मीडिया जो है हुकूमत से ज़्यादा इसमें फ़ाल रोल अदा कर रही है। तो देखें, ये हम सबका इशू है, हम लोगों की जान के माल का हिफाजत जो है सबसे अवलीन तरजीह होती है गवर्नमेंट की। इसमें जो BRT है, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं, मैं समझता हूँ कि कम से कम जो पेशावर की या बाहर से जो लोग आते हैं, जो हयाताबाद, कारखानों, मार्केट तक जाते हैं, तो दिन में हज़ारों लोग सफ़र करते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होता था कि लोग बग़ैर मास्क के आ जाते, कहते जी हमें जल्दी है। तो अब जो है ना, इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कट कह दिया गया है कि जी आपको जल्दी है, आपको दौड़ना है, भागना है, जो भी करना है, लेकिन मास्क पहन कर आना है। दुरुस्त। और कोशिश ये होती है कि वहाँ पे उनको स्प्रे वगैरह किया जाए हाथों के ऊपर, और बार बार ये कहा जाता है, वहाँ पे चीज़ें भी आविज़ा कर दी गई है कि जी आप मेहरबानी करें, ख्याल रखें, कोरोना जो है बिल्कुल है, हकीकत है, ये अफसाना नहीं है, और ये बिल्कुल डिस्टेंसिंग वगैरह सारी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिस तरह प्राइवेट हमारी बसें हैं, इसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं अभी। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा ना कि जो अपोजिशन ने जो रोल इस वक्त अदा कर रही है, वो लोगों के अंदर कन्फ्यूजन फैला रही है। मैं पिछले दिनों एक दुकानदार के साथ बैठा हुआ था, तो मुझे उसने कहा कि ये आपकी हुकूमत बड़ा जुल्म नहीं कर रही है। मैंने कहा क्या जुल्म कर रही है? कहते जी हमें कहते हैं कि जी आप 8-9 बजे दुकानें बंद कर रहे हैं, और ये तो बहुत बड़ी, क्यों हमारा कारोबार तबाह कर रहे हैं आप? तो मैंने कहा आपको अपनी कारोबार की पड़ी, आपको बिल्कुल एहसास नहीं है कि कोरोना है, इससे लोग मर रहे हैं।
तो वो बिल्कुल उसने कहा कहाँ है कोरोना, ऐसे आप कोरोना कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये चीज़ें, क्योंकि हमारे लीडर्स, देखिए अपोजिशन के लोग भी लीडर्स हैं, उनके भी फॉलोअर्स हैं, जब वो कहते हैं कि जी कुछ भी नहीं है, तो ये क्यों लोगों को झोंकना चाहते हैं, मतलब मौत की मुंह की तरफ धकेलना, ये भी एक किस्म की दहशतगर्दी हुई ना। लोग मार रहे हैं, आप कहें जी बस मरने दें, आप कह रहे हैं मैंने तो जलसा करना है, तो जलसा कर रहे हैं, लेकिन एक हद तक आप महीना डेढ़ अगर मौखर कर दें तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। आपका मुल्क है, आपके आवाम है, और ये सबसे बड़ी तरजीह होनी चाहिए हमारी कि अपने आवाम को हम तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। देखिए इस वक्त क्या है, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल रिसेशन है। अगर आप ये कहें कि जी पाकिस्तान की मईशत मुश्किल में या पाकिस्तान के आवाम मुश्किल में, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया इस वक्त, मैं अपने दोस्तों से, जब हमारे वर्कर्स हमें कॉल करते हैं बाहर से, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जी वहाँ क्या कहते हैं, यहाँ बहुत सख्ती है जी, यहाँ बहुत सख्ती है। हालांकि कितने डेवलप कंट्रीज हैं और इतना ज़्यादा सख्ती कि वो आप यहाँ अगर आप करेंगे तो लोग भाग जाएंगे, इतनी सख्ती। लेकिन हम कहते हैं कि जी कम से कम अपने ऊपर रहम करें, अपने बच्चों के ऊपर। अगर कोई बाप मरता है या तो पूरी फैमिली के ऊपर एक बर्डन आता है, अगर उनका बेटा मरता है तो मैं तो, जैसे आप बता रहे हैं, आप सेंसिटाइज कर रहे हैं लोगों को, रेजिस्टेंस भी आती है। जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों में नहीं है ये शऊर के कोरोना है, वो कह रहे हैं, अगर ताजिर आपको कह रहे हैं हमारा कारोबार की बात कर रहे हैं, तो क्या बीआरटी पे भी रेजिस्टेंस आती है कि हम फिर नहीं बैठेंगे, या फिर ये कि सिर्फ मास्क पहनना तो नहीं है ना, जहाँ इतने लोग आ रहे हों और जा रहे हों उसको सैनिटाइज करना, एक फासले का ख्याल रखना, क्या बीआरटी में खासतौर पर इन तमाम प्रोटोकॉल्स को एश्योर किया जा रहा है? देखिए बीआरटी में तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ओन चीज़ है और उसमें हम इंश्योर कर रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा ना कि ये जो फैसिलिटी दी गई है आवाम के लिए दी गई, अगर आवाम को उसमें तकलीफ होती है, कोई मुश्किल पेश आती है, तो ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो बाकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो पैसा कमाना ये तो आप किसी वक्त भी कमा सकते हैं। आप महीना डेढ़ में क्या आ जाएगी अगर हम थोड़ा सा अपने SOP फॉलो करें। इस वक्त देखिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो हमारी ज़िले इंतज़ामिया है, चाहे वो पेशावर की है चाहे वो दूसरे शहरों की है, क्लियर कट वज़ीर आला महमूद खान ने कहा है कि इस पे कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। अगर कोई रेजिस्टेंस भी करे तो उनके खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि ये उस वक्त वो समझ नहीं रहे हैं। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे से आप कोई ख़तरनाक चीज़ उसके हाथ से छीने, वो कहेगा नहीं मैंने तो इसके साथ ही खेलना है। लेकिन अगर हम ये कहें कि बच्चा रो रहा है चलो देने दे, तो वो कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर बैठेगा। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये कि बहुत सारे लोगों को तो पता है, उनमें शऊर भी आ चुका है। कुछ लोग जानबूझकर, जैसे पोलियो के कतरे, हम कब से कह रहे हैं कि जी पोलियो के कतरे पिलाए बच्चों को, अगर नहीं पिलाएंगे तो माजूर बनेंगे। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग अभी तक वो कहते हैं ना नहीं, ये तो ऐसे ही गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। तो इस तरह जो कुछ लोग होते हैं ना, ये माइंड सेट होता है, उस माइंड सेट को आपने बदलने के लिए उनको बार बार हमर करना पड़ता है और बार बार उनको सेंसिटाइज करना पड़ता है। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं, और ज़िले इंतज़ामिया ने पिछले दिनों भी, आपने 2 दुकानें कही, पूरा एक आधा बाजार बंद कर दिया था पिछले दिन, और फिर बड़ा उन्होंने लोगों ने कहा कि जी हमारे तो कारोबार बंद कर रहे हैं आप। तो हमने कहा देखिए आप सिर्फ कारोबार का इशू नहीं है, कारोबार तो आप फिर भी कर लेंगे, लेकिन अगर आपका बाप मर गया दुकानदार जो वहाँ बैठा हुआ है, दुरुस्त है, तो फिर आपकी कारोबार से क्या फायदा होगा। बिल्कुल। शौकत तो सबसे अवलिन ये नहीं कि आप चलो आवाम की फिक्र ना करें, अब अपनी फिक्र तो उनको करनी चाहिए ना, जो बाजार में बैठे ताजिर हमारे भाई हैं, हमारे। हमें और व्यूअर्स को जुर्मानों के हवाले से लाजमी बता दीजिएगा कि जुर्माना क्या किया जा रहा है, फिर उनको मास्क भी फराहम किए जा रहे हैं या उन पर कोई ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है जिससे थोड़ा सा उनको कष्ट उठाना पड़े। और दूसरा, क्या कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है कि एक दफ़ा इसने SOP की खिलाफ वर्जी की, अगर दूसरी दफ़ा करेगा तो कार्रवाई मजीद सख्त की जाएगी? और क्या आप BRT को भी बंद करने का सोच सकते हैं कि अगर नहीं इस पे सही केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं और खुदा न खास्ता सूरत हाल ख़राब होती है, तो क्या BRT को बंद किया जाएगा? देखिए BRT का जहाँ तक ताल्लुक है ना, भी एक ऐसी सर्विस है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं हो सकता है। ठीक है। क्योंकि उसके जो स्टेशंस है वो ऐसे बनाए गए हैं कि अगर वहाँ सिक्योरिटी जो इस वक्त जो सख्ती कर रही है उसकी वजह से काफ़ी SOP फॉलो हो रही है। उसको बंद करने का, अगर खुदा ना करे, देखिए जब हम स्कूल बंद कर सकते हैं, जब हम और ऐसे इदारे बंद कर सकते हैं, कारोबार बंद कर सकते हैं, तो फिर तो BRT की कोई वो अफादियत नहीं रह जाती है ना। लेकिन अगर हमारे कारोबार चल रहे हैं, हम तो यही चाहते हैं ना कि अगर SOP फॉलो हो तो हमारे कारोबार चलते रहेंगे। बेशक थोड़े से आवर कम हो जाएंगे, आप पहले 12 बजे तक खुले रखते थे, आप 10 बजे तक खुले रखें या 8 बजे तक खुले रखें, लेकिन आपका कारोबार तो चलेगा ना, लोगों को रोज़गार मिलेगा। अगर हम खुदा न ख्वास्ता SOP नहीं फॉलो करते, अगर हम इसी तरह वायलेशन करते रहें और हम कहें कि जी हमें तो कोरोना कुछ नहीं कहता,
तो वो सूरत में फिर ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है कि फिर आपके कारोबार भी बंद हो सकते हैं, फिर आपके तालीमी इदारे मुकम्मल बंद हो सकते हैं। इस वक्त तो देखें ना, हमारे ऑनलाइन शुरू है, हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी है बच्चों का जाना स्कूल, ये हमने कर दिया है और यहाँ फॉलो हो रहा है। तो मैं तो देखें यही गुजारिश करूँगा कि ये एक वक्त होता है, कौमों के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, लेकिन उससे निमटने के लिए सिर्फ ये नहीं कि हम कहें कि जी बस हुकूमत है ना वो करे। ये तो कौम इसी को कहते हैं ना कि हम अगर मुश्किल वक्त है तो हम मिलकर इसके साथ लड़ना है ना। अगर हम अकेले लड़ते रहेंगे, अगर अकेले गवर्नमेंट अलग, अपोजिशन अलग, तो ये तो देखिए फिर मुल्क क्या हुआ ना। बिल्कुल तो मैं ये अर्ज करता हूँ, मैं बार-बार कहता हूँ कि जमहूरियत का ये मकसद नहीं है। ठीक है सर, अपने सूबे में जमहूरियत का ये मकसद तो नहीं है ना कि आप कहेंगे जी हमें तो आज़ादी हासिल है, बिल्कुल हमें आज़ादी हासिल है। केपी में क्या सूरत हाल है? देखिए सूरत हाल इस वक्त ये है कि देखिए इस वक्त ये सूरत हाल है कि आपका जो प्राइवेट हॉस्पिटल, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल दो हैं हमारे, RMI है और नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट में कल मैं एक डॉक्टर से मिला हूँ जो स्पेशली इसको डील करता है कोरोना को। उन्होंने कहा जी हमारे पास बेड ख़त्म हो गए हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं जो हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, उसमें बेड्स ख़त्म हो गए हैं। जो हमारा शेरपाव अस्पताल है बड़ा, जो वो उसमें बेड्स ख़त्म हो गए हैं। इस वक्त सिर्फ LRH के अंदर चंद बेड्स बाकी हैं। तो आप देखें कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। इसके बावजूद अगर कोई कहता है कि जी कोरोना नहीं है, तो मुझे अफसोस होता है और उन जहनों पे भी अफसोस होता है जो ये चीज़ें कहते हैं कि जी हुकूमत खौफ खा रही है, घबरा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, पहले कोरोना नहीं था, अब कोरोना कहाँ से आ गया। तो देखिए ये बदबख्ती है हमारी कि इस तरह के लोग, इस तरह के जहन जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो असल सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त आपके 3 बड़े हॉस्पिटल हैं हमारे KP के अंदर, पेशावर के अंदर, हयाताबाद, शेरपाव और LRH और एबटाबाद का जो अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स। ये 4 बड़े हॉस्पिटल्स हैं और इन 4 में से 3 आपके फिल हो चुके हैं। इसमें कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल, ये तशवीशनाक सूरत हाल है जो आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और ये आम हमारे व्यूअर्स के लिए है, ये सिर्फ पेशावर की सूरत हाल नहीं है, हर सूबाई दारुल हुकूमत की बात की जाए तो ऐसे ही हालात हैं। और फिर कैसे आपको सेहत की सहूलत दी जा सकती है जबकि अस्पताल जो है उनमें कैपेसिटीज ख़त्म हो रही हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हाल ही में न्यूजीलैंड हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहुंची है, जो बायो बबल में भी रहे हैं, जिनके 6 खिलाड़ी जो हैं उनका कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है, जबकि वो यहाँ से टेस्ट करवा के गए थे वो मनफी थे। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने तस्दीक करते हुए कहा है कि पाकिस्तान स्क्वाड के कुछ अराकीन ने आइसोलेशन के पहले रोज़ SOPs की खिलाफ वर्जी भी की है और इस पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने आखिरी वार्निंग भी जारी कर दी है। क्रिकेट स्क्वाड के क्राइस्ट चर्च पहुँचने पर 2 रोज़ पहले कोविड-19 की टेस्टिंग की गई थी और न्यूजीलैंड क्रिकेट का कहना है कि मुस्बत आने वाले 6 अराकीन में 2 पहले भी वायरस की हिस्ट्री रखते हैं। और ये ऐसे कुछ नाम हम जानते हैं, शेयर हमने किए थे कि जिनकी हिस्ट्री थी, लेकिन हम वो भी बता नहीं सकते कि नाम सामने नहीं आए। माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। माजिद भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या कुछ आप जानते हैं कि 6 कौन से हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके जो हैं कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं? और ये भी बताइएगा, क्या हमने टेस्ट ठीक नहीं किए, क्या हो गया, एक फ़्लाइट के बाद ऐसा हो गया? वालेकुम अस्सलाम, आपको भी सुबह खैर। देखें, मेरे पास जो 6 नाम हैं और आई एम श्योर के वही 6 नाम होंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक ऑफिशियल इन नामों को शेयर नहीं किया है, लेकिन मैंने जो अपने ज़राए से जिन नामों को हासिल किया है और मेरे ख्याल में यही 6 नाम हैं। उनमें साबिक कप्तान हैं सरफराज अहमद, पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम के विकेट की ओपनिंग बैट्समैन हैं आबिद अली, 2 पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं, ये भी टेस्ट टीम में रेगुलर पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं, नसीम शाह हैं इनमें और मोहम्मद अब्बास। फिर पाकिस्तान की एक और टीम क्योंकि साथ ट्रैवल कर रही है, उसमें विकेट कीपर बैट्समैन हैं और कप्तान भी हैं पाकिस्तान शाहीन्स के रोहेल नज़ीर, और कराची के एक बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले बैट्समैन हैं दानिश अजीज़। तो छठा नाम दानिश अजीज़ का है। देखें, इसके मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि ये टीम जब लाहौर से रवाना हुई है तो पाकिस्तान के 2 बड़े हॉस्पिटल, एक कराची का हॉस्पिटल
एक लाहौर का हॉस्पिटल और दोनों बड़े हॉस्पिटल्स की जो लेबॉर्ट्रीज हैं उनसे 4-4 बार टेस्ट हुए पूरी पाकिस्तानी टीम के। बेसिकली ये 55 मेंबर स्क्वाड था। आखिरी लम्हे पर फ़खर जमान का चूँकि तेज़ बुखार था तो फ़खर जमान को लेकर नहीं गए, तो 54 मेंबर पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करके गए। तो 4 बार जब इनके मनफी टेस्ट आए इंक्लूडिंग फ़खर जमान, उन टेस्ट की रिपोर्ट्स जब न्यूजीलैंड भेजी गई, न्यूजीलैंड की हेल्थ मिनिस्ट्री ने उनको ओके किया, तो फिर ये यहाँ से लाहौर से रवाना हुई ऑकलैंड के लिए। अच्छा, इसका ये था कि पहले ये लाहौर से 3 घंटे की फ्लाइट पर दुबई पहुँचे, फिर दुबई में ये ट्रांजिट में रहे कुछ घंटे, वहाँ उन्होंने जहाज़ चेंज किया। दुबई से इनकी कोई 20-22 घंटे की फ्लाइट थी। वो जहाज़ दुबई से उड़ने के बाद पहले सिंगापुर उतरा, उसके बाद फिर ये ऑकलैंड पहुँचे। ऑकलैंड से अब ये न्यूजीलैंड पहुँच गए ऑकलैंड में, वहाँ से फिर एक फ़्लाइट इन्होंने चेंज किए, फिर ये क्राइस्टचर्च गए। क्राइस्टचर्च के पास एक लिंकन का एरिया है, वहाँ इनको होटल में ठहराया गया है। तो रवानगी से तकरीबन इनका कोई 30 घंटे पहले, लाहौर रवानगी से पहले 30 घंटे पहले टेस्ट हुए। टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आई। उसके बाद इन्होंने ट्रैवल किया और 2 दिन बाद, समझ लें कि तकरीबन 4 दिन के बाद ये कल जो रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें ये 6 पॉजिटिव आए हैं, तो 4 दिन बाद ये रिपोर्ट्स आई हैं। भट्टी साहब, ये कितना बड़ा सवालिया निशान है नंबर 1 हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर कि जो है वार्निंग इशू की जा रही है, SOPs को फॉलो ना करने का एलिगेशन लगाया जा रहा है या इतराज़ उठाया जा रहा है, और दूसरा हमारी लेबॉर्ट्रीज़ के ऊपर कि हम अब जब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में और क्रिकेट जो है उसको बरकरार रखा जाए कि लेबॉर्ट्रीज जो टेस्ट कर रही हैं वो यहाँ कुछ और रिजल्ट आ रहे हैं, वहाँ कुछ और आ रहे हैं। ये क्या सूरत हाल है एंड हाउ टू डील विद दिस? अच्छा फरा, देखें, मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कल से अब तक मैंने भी जितना जानने की कोशिश की है, तो मेडिकल एक्सपर्ट यही बताते हैं कि जो कोविड की टेस्टिंग होती है उसमें परफेक्शन नहीं है। हो सकता है कि लाहौर की लेबॉर्ट्री ने जिसको नेगेटिव करार दिया, फिर देखें ना, दरमियान में 4 दिन का फ़र्क है। 4 दिन के अंदर हो सकता है कि लाहौर एयरपोर्ट पे किसी को वायरस ने अटैक किया हो, दुबई एयरपोर्ट पे जो लड़कों ने बताया, जो मैंने चेक करने की कोशिश की, वो कहते हैं कि बहुत सारे, आपको पता है कि दुबई एयरपोर्ट पे हज़ारों पैसेंजर एक ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वहाँ से किसी को लग गया, या फिर जो फ्लाइट्स थी, दो जहाज़ थे, गैर मुल्की एयरलाइन थी, वो कहते हैं कि डिसइंफेक्ट किया हुआ था जहाज़ को, वहाँ से लग गया। देखिए, हम 2 अलग अलग वाक़यात को कल से मिला रहे हैं। एक तो आपने जो बात की कि ये टेस्टिंग हुई, बिल्कुल टेस्टिंग हुई, उसके बाद इन लड़कों का पॉजिटिव आ जाना, ये वाकई एक सवालिया निशान है। लेकिन वार्निंग जो इशू की गई, ये हमारे लड़कों ने वहाँ पर जाकर SOPs की खिलाफ वर्जी की। जो वसीम खान जो PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, मैंने उनका ऑडियो पैगाम सुना है जो उन्होंने पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को जारी किया है। उसमें वो कह रहे हैं कि आपने 3 से 4 SOPs की खिलाफ वर्जी की। अच्छा। अब मैं आपसे शेयर करूँ कि क्या खिलाफ वर्जी की। जी। क्राइस्टचर्च के लिंकन के उस होटल में चेक इन होने जा रही थी, तो लड़कों ने एक दूसरे के सामान को हाथ लगाया, किसी ने किसी के सामान में से कोई चीज़ निकालने की कोशिश की। अब ये टीम थी 3 दिन के सेल्फ आइसोलेशन में। सेल्फ आइसोलेशन में ये था कि अगर किसी को खाना खाना है तो वो रिसेप्शन पे ऑर्डर देगा, वो ट्रे बाहर रखकर चले जाएंगे। प्लेयर से कहा गया था कि आप मास्क लगाएं और अपनी ट्रे उठा के अंदर ले आएं और खाना खा लें। इन्होंने क्या किया कि ट्रे उठाने के लिए मास्क यूज़ नहीं किए। फिर अब जब कुछ घंटे गुजर गए तो लड़कों ने क्या किया कि अपने अपने दरवाजे खोले कमरों के। इस एक रूम में एक लड़का था, अब आपस में गुफ्तगू-ओ-शीनीद इन्होंने कॉरिडोर में करना शुरू कर दी। हालांकि न्यूजीलैंड की हुकूमत ने इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन एक दिन बाद दे दिया था कि ये ग्रीन एरिया है, एक छोटा सा पार्क था होटल का, कि अगर आपको चहलकदमी करनी है, वॉक करनी है या फ्रेश एयर लेनी है तो आप अकेले अकेले जा सकते हैं, लेकिन समाजी फासलों का ख्याल करना है। लड़कों ने समाजी फासलों का ख्याल नहीं रखा, ये अपने अपने दरवाज़ों के बाहर खड़े होके एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहे। तो एटलीस्ट 4 SOPs की वायलेशन की। आपको पता है कि न्यूजीलैंड दुनिया का दूसरा कोना है, 7 समंदर पार है, लेकिन न्यूजीलैंड दुनिया के उन ममालिक में से है जहां पर कोरोना ना होने के बराबर है, सबसे पहले काबू पाया। और फिर अब न्यू ईयर, क्रिसमस भी आ रहे हैं। देखें,
वो नहीं चाहते कि एक क्रिकेट टीम आई है जिसमें 54 लोग हैं, उनकी वजह से उनके मुल्क का सिस्टम खराब हो जाए या वायरस उनके मुल्क में फैल जाए। मुझे 2 बार न्यूजीलैंड जाने का इत्तेफाक हुआ। न्यूजीलैंड में तो ना कहीं आपको ट्रैफिक जैम मिलेगा, आपको बिल्कुल साफ सुथरा माहौल मिलेगा, बिल्कुल ऐसा एटमॉस्फेयर है कि दुनिया में शायद ही ऐसा माहौल हो। लेकिन जब हमारे लड़कों ने, हम देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिटिसिज्म क्रिकेट बोर्ड के बजाय लड़कों पर होनी चाहिए जिन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। बिल्कुल, जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया गया। माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये भी उठता है कि इतनी बड़ी मैनेजमेंट जो है ना वो साथ गई हुई है, इतना रुकनी जो उनका साइज है उनका मैनेजमेंट का, उन्होंने उधर क्यों नहीं ये चीजें इंश्योर करवाई है। खैर, वार्निंग मिली है जो हम सबके लिए शर्मिंदगी की। अगर उन्होंने ये करना नहीं था तो फिर वो वहाँ पे करने क्या गए। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ वंडरफुल वीकेंड। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।